वेलकम बैक एवरीवन। देखिए ये टेस्ट है यूपीपीएससी समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए री एग्ज़ाम 2016 में जो हुआ था। अभी कब है एग्ज़ाम? अगले महीने में है, 13 सितंबर को इसकी एग्ज़ाम डेट है। एडमिट कार्ड आ जाएगा आप लोगों का इसका, जो भी एलिजिबल होंगे, मतलब जिसने पहले दिया होगा 1 से 2 सितंबर को, 10 दिन पहले आता है ना यूपीपीसीएस में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 6 टेस्ट इसके ऑलरेडी कंप्लीट हो गए थे, यह है टेस्ट नंबर 7। आगे बढ़ाते हैं इसको। और देखिए 200 नंबर का जो है पेपर होता है ये आर ओ का, जिसमें 2 पेपर होते हैं। 160 140 नंबर की जीएस आती है पेपर 1 में, और उसी दिन सेकंड मीटिंग में जो है 60 नंबर का हिंदी का पेपर होता है इसमें। तो ये दोनों मिला के जो है मेरिट बनती है 200 में से, और 1/3 की माइनस मार्किंग भी है। तो जितना आए उतना ही करना है इसको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जीएस से ही शुरू करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। टेस्ट नंबर 7 आर ओ री एग्ज़ाम 2016। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। 5-5 के स्लॉट में बांटा है मैंने, 20 क्वेश्चन इसमें ऐड हैं। 5 ज्योग्राफी के देखेंगे, 5 हिस्ट्री के देखेंगे, 5 साइंस के देखेंगे, 5 इकोनॉमिक्स के देखेंगे। अगले में इकोनॉमिक्स की जगह पॉलिटी आ जाएगी, और विज्ञान की जगह आ जाएगा इन्वायरमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, या फिर करंट अफेयर्स डाल देंगे 10-10 क्वेश्चन। मेहरौली का लौह स्तंभ दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा है, इसकी ऊंचाई बता दीजिए कितनी है। वो फेमस किस लिए है? ये जंग नहीं लगती इस पर। तो इसकी ऊंचाई है 7.2 मीटर, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए मेहरौली का लौह स्तंभ दिल्ली में कुतुब मीनार परिसर में खड़ा है, इसकी ऊंचाई है 7.2 मीटर, और वजन है इसका 3 टन से भी ज़्यादा। इस पर खुदे अभिलेख से इसके बनने के समय की जानकारी मिलती है, और इसमें चंद्र नामक एक शासक का जिक्र है जो संभवतः गुप्त वंश के थे। स्तूप का शाब्दिक अर्थ बताइए क्या है? एक आसान सा प्रश्न है। कबर, पत्थर, मेहराब, टीला। स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है टीला। क्या होता है? टीला। तो देखिए स्तूप का शाब्दिक अर्थ टीला होता है। स्तूप आकार में कभी गोल या लंबे तो कभी बड़े या छोटे होते हैं। सभी स्तूपों में बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष अथवा उनके द्वारा प्रयुक्त कोई चीज़ एक डिब्बे में रखे जाते थे। इसे धातु मंजूषा कहते थे। स्तूप प्रायः इन्हीं धातु मंजूषा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता था। बाद में टीलों को ईंटों से ढक दिया गया। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। पूर्व मध्यकालीन आरंभिक हिंदू मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा था? भीतरी भाग, मंडप, गर्भगृह, शिखर, कौन सा था? पूर्व मध्यकालीन आरंभिक हिंदू मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा था? देखिए इस तरह का स्टेटमेंट, भीतरी भाग, आंतरिक आंतरिक भाग, वो होना चाहिए ना, मतलब वही नाम होना चाहिए उसको। गर्भगृह है इसका सही उत्तर। क्या है? गर्भगृह, ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग गर्भगृह होता था, जहां मुख्य देवी देवताओं को रखा जाता था। इसी स्थान पर पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करते थे और भक्ति पूजा करते थे। और ये देवी देवता कौन से? विष्णु, शिव और दुर्गा आदि। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। पुराणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। स्त्रियां और शूद्रों को पुराण पढ़ने की अनुमति थी। पुराणों का शाब्दिक अर्थ प्राचीन है। ये पूर्व मध्यकाल में लिखे गए। कौन सा सही है इसमें? स्त्रियों और शूद्रों को पुराण पढ़ने की अनुमति थी, गलत है, नहीं थी। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे, करेक्ट है। पुराणों का शाब्दिक अर्थ प्राचीन है, ये पूर्व मध्यकाल में लिखे गए, सही है। तो 1 और 3 सही है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए स्त्रियों और शूद्रों को पुराण पढ़ने की अनुमति नहीं थी, लेकिन वो पुराणों को सुन सकते थे। पुराणों का शाब्दिक अर्थ प्राचीन है, ये पूर्व मध्यकाल में लिखे गए। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। इनमें पूजा विधियों के साथ साथ संसार की सृष्टि तथा राजाओं के बारे में भी कहानियाँ हैं। पूजा विधि के बारे में कहानी है, और संसार की सृष्टि तथा राजाओं के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। ब्राह्मण पुराण के अनुसार किसने पुराण संहिता का संकलन किया है? पुराण संहिता का संकलन किसने किया है ब्राह्मण पुराण के अनुसार? वेद व्यास ने। किसने किया है? वेद व्यास ने किया है। उग्रसवा, लोमहर्ष और मंखक ने नहीं किया है। देखिए पुराणों की संख्या 18 है, परंतु मत्स्य पुराण में लिखा है कि
पहले पुराण एक ही था, उसी से अन्य सभी पुराण निकले। ब्राह्मण पुराण के अनुसार वेद व्यास ने पुराण संहिता का संकलन किया। विष्णु पुराण से पता चलता है कि व्यास ने अपनी पुराण संहिता अपने शिष्य लोमहर्षण को दी। उग्रसवा लोमहर्ष के पुत्र थे, ये भी पुराणों के संकलन से जुड़े थे। अब देखिए, मक्खक कश्मीर के एक संस्कृत महाकवि थे। श्री कठचरित महाकाव्य तथा मखकोश इनकी रचनाएं हैं। भारत के किस भाग में लौटते हुए मानसून के कारण वर्षा होती है? हिस्ट्री के 5 खत्म, ज्योग्राफी स्टार्ट हो गया छठे से। भारत के किस भाग में लौटते हुए मानसून के कारण वर्षा होती है? देखिए, पता होगा आपको, ये होती है इधर दक्षिण भारत में, तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। और हरियाणा पंजाब में किससे होती है? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो मेडिटेरियन सी में उठता है। तो शीत ऋतु के समय पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। यह मानसून के लौटने का मौसम होता है। भारत के दक्षिणी भाग विशेषकर तमिलनाडु के क्षेत्र में इस मौसम में वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। नीचे दिए गए कथन एवं कारणों पर विचार करना है। 2 कथन है, अगर सही होगा और व्याख्या करेगा तो ए होगा, सही हो गया व्याख्या करेगा, व्याख्या नहीं करेगा तो बी होगा। इनमें से कोई एक स्टेटमेंट गलत सही होगा तो इनमें से उत्तर दिया जाएगा। तो कथन है भाई, भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। कारण क्या है इसका, क्यों कहा जाता है? क्योंकि भारत की स्थिति उष्णकटिबंध में होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवन से होती है। तो करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। तो कथन और कारण दोनों सही है, और कारण कथन की जो है सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो देखिए, भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है क्योंकि भारत की स्थिति उष्णकटिबंधीय में होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवन से होती है। किसी स्थान की जलवायु के निर्धारण में कौन से महत्वपूर्ण कारक होते हैं, बताइए? स्थान की स्थिति, ऊंचाई, देशांतर, उच्चवाच। तो उच्चवाच है, ऊंचाई है, स्थान की स्थिति है, देशांतर नहीं, अक्षांश होगा इसकी जगह। तो 1 2 4 1 2 4 ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो किसी स्थान की जलवायु उसकी स्थिति, ऊंचाई, समुद्र तल से दूरी, उच्चवाच पर निर्भर करती है। इसलिए हमें भारत की जलवायु में क्षेत्रीय विभिन्नता का अनुभव होता है। बहुत बार ये तो आया होगा प्रश्न सामने। विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है? विश्व की बात हो रही है, भारत की नहीं। पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढालों पर, डेथ वैली कैलिफोर्निया में, मसिनराम में, दार्जिलिंग में। तो चाहे भारत की बात हो या पूरे संसार की, सबसे ज़्यादा वर्षा होती है मसिनराम, मेघालय, ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, विश्व में सबसे अधिक वर्षा मेघालय में स्थित मसिनराम में होती है, सबसे ज़्यादा संसार की। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। भारत में कहाँ उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं, यानी ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की बात हो रही है? हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों में, उत्तर पूर्वी राज्यों में, पश्चिमी घाट पर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। तो इनमें से अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं, वेस्टर्न घाट में पाए जाते हैं, पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढालों पर, नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्वी राज्यों में पाए जाते हैं, हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में नहीं पाए जाते, हिमालय के गिरिपद क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो 2 3 4 है इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। उतना उधर तो शीतोष्ण कटिबंधीय पाए जाएंगे ना। तो उष्ण कटिबंधीय वर्षावन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा बहुत अधिक होती है। बहुत अधिक मतलब 200 सेंटीमीटर से ऊपर। ये इतने घने होते हैं कि सूर्य का प्रकाश जमीन तक नहीं पहुँच पाता, और ये वन वर्ष के अलग अलग समय पर अपनी पत्तियाँ गिराते हैं। फलस्वरूप होता क्या है, वे हमेशा हरे भरे रहते हैं, मतलब सारे एक साथ नहीं गिराते। आज इसने गिरा दिया तो दूसरा हरा भरा, तो उसने गिरा दिया तो तीसरा हरा भरा, इसलिए हरे भरे रहते हैं। तथा इसलिए इन्हें सदाहरित वन भी कहा जाता है। भारत में ये वन अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उत्तर पूर्वी राज्यों के कुछ भागों में तथा पश्चिमी घाट की संकरी पट्टी में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? सरकार भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से अनाज, गेहूं एवं चावल का भंडारण करती है, जिसे बफर स्टॉक कहा जाता है। ऐसा बाजार कीमत से कम कीमत पर अनाज का वितरण करने के लिए किया जाता है। बिल्कुल, पहला भी करेक्ट है, दूसरा भी करेक्ट है, तो सी हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए, सरकार भारतीय खाद्य निगम यानी एफसीआई के माध्यम से अनाज, गेहूं एवं चावल का भंडारण करती है, जिसे बफर स्टॉक भी कहा जाता है। सरकार ऐसा इसलिए करती है ताकि अनाज कमी वाले क्षेत्रों में और समाज के गरीब वर्गों में बाजार कीमत से कम कीमत पर अनाज का वितरण किया जा सके। इस कीमत को निर्गत कीमत भी कहते हैं।
भारत में गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए स्वीकृत कैलोरी आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिदिन कितनी है? आपको पता होना चाहिए ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी है, शहरी क्षेत्रों में कितनी है। तो शहरी क्षेत्रों में है 2100 कैलोरी प्रतिदिन और ग्रामीण क्षेत्रों में है 2400 कैलोरी प्रतिदिन। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो भारत में गरीबी निर्धारण में स्वीकृत कैलोरी आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन एवं नगरीय क्षेत्रों में या शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। इसको याद रखना। प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय खुले बाजार की क्रियाएं एवं एसएलआर का निर्धारण कौन करता है? संसद, वित्त मंत्रालय, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, भारतीय रिजर्व बैंक। देखिए, खुले बाजार की क्रियाएं हो गई, प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय हो गया, एसएलआर, सीआरआर, इन सब का निर्धारण जो है आरबीआई करती है, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। मनरेगा की बात नहीं हो रही है, जब ये नरेगा था उसकी बात हो रही है। तो यह विधेयक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 100 दिनों के सुनिश्चित रोजगार का प्रावधान करता है। इसमें प्रस्तावित रोजगार का 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षित है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत अगर आवेदक को 30 दिन के भीतर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया तो वह दैनिक रोजगार भत्ते का हकदार होगा। पहला वाला करेक्ट है, दूसरा वाला करेक्ट है, तीसरा वाला गलत है, क्योंकि 30 दिन ज़्यादा हो जाते हैं। 15 दिन के अंदर अगर उपलब्ध नहीं कराया ना तो दैनिक रोजगार भत्ते का हकदार होगा वो। तो केवल 1 और 2 सही है इसका आंसर। ऑप्शन नंबर सी है इसका उत्तर। थर्ड को एलिमिनेट कर दीजिए। तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम सितंबर 2005 को पारित किया गया। यह विधेयक देश के ग्रामीण परिवारों को 100 दिनों के सुनिश्चित रोजगार का प्रावधान करता है। प्रस्तावित रोजगारों का 1/3 रोजगार महिलाओं के लिए आरक्षित है। इसमें इस कार्यक्रम के अंतर्गत अगर आवेदक को 15 दिन के भीतर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया तो दैनिक रोजगार भत्ता देना पड़ेगा इसको, सरकार को। तो 15 दिन है, 30 दिन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। प्रधानमंत्री रोजगार योजना से संबंधित नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत 1993 में की गई और इस योजना में ग्रामीण एवं छोटे शहरों के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को शामिल किया गया है। देखिए, यूपी पीसीएस की तरफ से या उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो एग्ज़ाम लिए जाते हैं वो करंट से रिलेटेड प्रश्नों को पूछ ही लेते हैं, लेकिन कुछ इस तरह की योजनाएं पूछ लेते हैं वो कि जो 20 साल 25 साल पुरानी हो। तो इनको भी देख लेना। जैसे प्रधानमंत्री रोजगार योजना आई थी 1993 की। दोनों के दोनों करेक्ट है, यहाँ पर सी है इसका आंसर। तो देखिए, प्रधानमंत्री रोजगार योजना को 1993 में प्रारंभ किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण और छोटे शहरों में शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर सृजित करना और इसके अंतर्गत युवाओं को लघु व्यवसाय और उद्योग स्थापित करने में सहायता दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। निम्नलिखित पर विचार करना। विज्ञान शुरू हो गया है। लोहा, कोबाल्ट, निकेल, कोकिंग कोल उपरोक्त में से कौन से चुंबकीय पदार्थ हैं? बताइए कौन से हैं इनमें से चुंबकीय पदार्थ? लोहा है, निकेल है, कोबाल्ट है, कोकिंग कोल नहीं है। 4 को एलिमिनेट करके सी लगा दीजिए इसका आंसर। 1 2 3। तो देखिए, चुंबक लोहा, निकेल, कोबाल्ट जैसे कुछ पदार्थों को आकर्षित करता है। ऐसे पदार्थों को चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जो पदार्थ चुंबक से आकर्षित नहीं होते वे अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। प्रत्येक चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं? 2 4 3 6। प्रत्येक चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो प्रत्येक चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव। स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में आकर रुकता है। इस चीज़ को हमेशा याद रखना। 18वें प्रश्न पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। वाष्पोत्सर्जन, वाष्पन संघनन उपरोक्त में से किस या किन कारण या कारणों से बर्फयुक्त जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें एकत्रित हो जाती हैं? एक गिलास है, इसमें बर्फ़ भरा है, तो इसके चारों तरफ ना बूंदें आ जाती हैं पानी की। क्यों आती हैं भाई? पता है क्यों आती हैं? क्यों आती हैं ये बूंदें? क्योंकि मान लीजिए ये वायु है, वायु में जल तो होता ही है शुष्क अवस्था में। जैसे ही वो इसके संपर्क में आता है ना, यहाँ ठंडा है, तो ठंडा होकर क्या है वो वाष्प में बदल जाता है, मतलब तो बूंदें दिखने लगती हैं यहाँ पर। यह होता है संघनन के कारण। वाष्पन या वाष्पोत्सर्जन से इसका कोई मतलब नहीं है। इसका आंसर केवल 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, बर्फयुक्त जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की छोटी बूंदें संघनन मतलब कंडेंसेशन के कारण एकत्रित हो जाती हैं।
वायु में जलवाष्प उपस्थित होती है जब वायु किसी ठंडे पृष्ठ के संपर्क में, वो चीज़ ठंडी है ना वहाँ ग्लास और उसके थोड़ा चारों तरफ संपर्क में आती है, तो उसमें उपस्थित जलवाष्प जो है ठंडी होकर संघनित हो जाती है और बूंदों के रूप में वहाँ पर दिखाई देने लगती है। वाष्पन और वाष्पोत्सर्जन दोनों से जल द्रव से वाष्प अवस्था में बदलता है। तो ये वाष्पन वाष्पोत्सर्जन से क्या होता है, ये लिक्विड फॉर्म से गैसीय फॉर्म में परिवर्तित होता है। इसलिए केवल 3 इसका उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 3 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, विद्युत सेल उसमें संचित रासायनिक पदार्थों से विद्युत उत्पन्न करता है। विद्युत सेल में एक सिरा धनात्मक तथा दूसरा ऋणात्मक होता है। विद्युत स्विच का उपयोग विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने या प्रारंभ करने के लिए किया जाता है। बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट सारे के सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं। डी है इसका आंसर। तो उपरोक्त में से सारे के सारे सही हैं। विद्युत सेल में विद्युत उसमें संचित रासायनिक पदार्थों के कारण उत्पन्न होती है। इस सेल का एक सिरा धनात्मक जबकि दूसरा सिरा ऋणात्मक होता है। स्विच एक सरल युक्ति है जो विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने या प्रारंभ करने के लिए परिपथ को तोड़ने अथवा जोड़ने का कार्य करता है। अंतिम प्रश्न है, 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार करना। थर्माकोल, रबर, मानव शरीर, ह्यूमन बॉडी, आपकी हमारी, और एल्यूमिनियम की पत्ती। अब बताइए उपरोक्त में से कौन से या किस में विद्युत चालक है, मतलब विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। विद्युत चालक का उदाहरण कौन सा। सीधे सीधे कहने का मतलब इलेक्ट्रिसिटी किस में जो है आ जा सकती है। तो मान लीजिए ए नाम का बंदा, इसको करंट लगा, अब इसकी बॉडी में करंट है, अगर बी नाम का बंदा इसको छुएगा तो झटका तो मारेगा ना इनको भी। तो बिल्कुल मानव शरीर जो है विद्युत चालकता का उदाहरण है। एल्युमिनियम की पत्ती तो हिला देगी। रबर से कुछ नहीं होता, प्लास पर रबर के जो चढ़ाते हैं तो उससे क्या होता है, परिपथ नहीं, लोहे से हाथ जो है कनेक्ट नहीं हो पाता तो करंट नहीं लगता। ये जो टेस्टर होता है, पेचकस होता है, इन पर प्लास्टिक रहती है कठोर। थर्माकोल से भी करंट इसमें नहीं आएगी इलेक्ट्रिसिटी। तो केवल 3 और 4 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए, जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है वे विद्युत चालक, तथा जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती वे विद्युत रोधक या रोधी कहलाते हैं। थर्माकोल हो गया, रबर हो गया, ये विद्युत रोधी पदार्थ हैं, जबकि एल्युमिनियम की पत्ती विद्युत चालक है और मानव शरीर भी बहुत अच्छा विद्युत चालक है। तो 20 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट, अच्छे से इसका रिवीजन कर लीजिएगा कम से कम एक बार। धन्यवाद।